अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं हबीब अकरम और आप देख रहे हैं प्रोग्राम नुक्ता नज़र। मुजीबुर-रहमान शामी साहब हमारे साथ मौजूद हैं और सबसे पहले एक नज़र उन खबरों पर जो हमारे प्रोग्राम में आज का मौजू बन रही है। सदर आसिफ अली जरदारी बरसरे इक्तदार पीपल्स पार्टी के ओहदेदार नहीं हैं। वफाक के वकील का अदालत में इंकशाफ। इलेक्शन कमीशन पर बढ़ते हुए एतराज़ात। साइकिल और तीर के दरमियान तनाव। शेखुल इस्लाम ताहिरुल कादरी के हाथ पर तहरीके इंसाफ का हाथ। फंसी बुखारी का अदालती बुखार क्या रंग लाएगा? जी, आपने देखा आज सबसे पहली खबर है कि सदर के दो ओहदे शामी साहब, सदर के दो ओहदों के हवाले से वसीम सज्जाद साहब ने बड़ी दिलचस्प बात नहीं आज कर दी। चलिए उस पर भी आते हैं। उससे पहले देखें, दो खबरों की मैं बात करना चाहता हूँ। एक खबर तो बड़ी अच्छी है कि हमारे बहुत ही मुमताज़ कालम नगार और ड्रामा नगार मुन्नू भाई आज 80 बरस के हो गए माशाल्लाह। तो हमने एक मुकामी होटल में उनकी सालगिरह मनाई और केक काटा। अच्छा। और उनको मुबारकबाद पेश की। तो अल्लाह ताला उनको सलामत रखे। आमीन। वो हमारा हुस्न है, हमारे शोबे का, हमारे पेशे का, हमारी सहाफ़त का। और दूसरी खबर बड़ी अफसोसनाक है और वो बंगाल से आई है, बांग्लादेश से। उसमें जमात इस्लामी के एक रहनुमा जो हैं उनको उम्र कैद की सज़ा सुना दी गई है। वही मुकदमा जो पहले मौलाना अबुल कलाम आज़ाद के ख़िलाफ़ था, उसी तरह का। 1971 के दौरान इन्होंने पाकिस्तानी फ़ौज का साथ दिया था, लूट मार की थी, जंगी जराइम नाम नेहाद और नाम नेहाद ट्रिब्यूनल। और वो जो है, क्या नाम है उनका, अब्दुल कादर जी, अब्दुल कादर। उनको जनाब, वो भी 64 साल की उम्र है उनकी। उस वक़्त बिल्कुल नौजवान होंगे, 42-43 साल पहले। और ये जो बांग्लादेश की हुकूमत है, इसको शर्म आनी चाहिए। जो कुछ ये कर रही है, पूरी दुनिया में इस पर एहतजाज हो रहा है। इसका कोई वक़ार नहीं है उस ट्रिब्यूनल का, ना कोई एतबार है। और ये जो बड़े खादिम है बांग्लादेश के, जिन्होंने बड़ी मुजाहरा किया है, खिदमत की है, उसका इस्लामिक तशख़्ख़ुस बहाल करने में, सोशल सर्विस करने में उनके साथ ये सलूक हो रहा है। और हमारी पाकिस्तान की हुकूमत, पाकिस्तान की इंसानी हकूक़ की तंजीमें, पाकिस्तान की सियासी जमातें मुँह में घुंघनियाँ डालकर बैठी हुई हैं। बड़े बड़े ताकतवर अदारे जो हैं वो भी कुछ बोल नहीं रहे। मतलब दे शुड स्पीक आउट। यस, ऑफ कोर्स, एहतजाज करना चाहिए इस पर। ये जो खून हो रहा है इंसाफ का, और यकजहती का इज़हार करना चाहिए उन बांग्लादेशी रहनुमाओं पर और शहरियों पर जिन्होंने पाकिस्तान की खातिर एक मौक़िफ़ इख्तियार किया था और आज उसकी सजा भुगत रहे हैं भारत जी। अब देखिए, सदर आसिफ अली जरदारी साहब के बारे में जो नुक्ता पैदा किया है वसीम सज्जाद साहब ने, वो ये है कि एक पार्टी रजिस्टर हुई थी, PPP, 4 दफा पी। हाँ जी, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पार्लियामेंटेरियन, क्योंकि परवेज मुशर्रफ साहब जो थे वो दरपे थे बेनजीर भुट्टो के और पीपल्स पार्टी के। ठीक है। तो रजिस्ट्रेशन जब हुई तो उसमें जनाब चेयरमैन उसके थे, या सदर कह लीजिए, मखदूम अमीन फ़हीम,
और वो जो पार्लियामेंट्री पार्टी थी उन्होंने अपने आप को रजिस्टर करा लिया था। ठीक है। और अभी तक वही पार्टी चली आ रही है इलेक्शन कमीशन के कागजात में। दुरुस्त, वो जिसके रजिस्टर्ड चेयरमैन हैं मखदूम अमीन फ़हीम साहब, और उसी की पार्लियामानी पार्टी है। ठीक है। और एक है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, ठीक है। जिसकी जनाब चेयरपर्सन थी मोहतरमा बेनजीर भुट्टो, और उनके जनाब वाली वारिस हैं जनाब जरदारी साहब, बिलावल भुट्टो जरदारी साहब। ठीक है। तो ये दरअसल एक ही सिक्के के दो नाम हैं। लेकिन बहरहाल इस कानूनी जो सुकम है उससे उन्होंने फायदा उठाया है, और इस पर अदालत भी जाहिर है कुछ बहुत सोचने पर मजबूर होगी। देखिए, वैसे तो ये दो ओहदों का जो मामला है, हम तो बार बार अर्ज कर चुके हैं, अदालत के हाथा कार में आता नहीं है, क्योंकि सदर जवाबदेह होता है पार्लियामेंट को। ठीक है। बाद अदालत ने यह तकल्लुफ कर लिया है, तो अब उन्होंने कहा, यह भी कहा है कि वो दस्तबरदार हो जाएंगे एक ओहदे से। अब ऐवान सदर में कोई सियासी सरगर्मी की जरूरत भी नहीं है, वो तो यहां मुंतकिल हो जाएंगे ना सदर साहब, बिल्कुल। तो सियासी सरगर्मियां यहां होंगी। ठीक है। और अगर एक ओहदा जो है उसका तखल्लुस ही रह गया ना अब तो, हाँ। वैसे भी वो अपना बिलावल भुट्टो आ चुके हैं, तो इसका मतलब यह है कि रावी चैन लिखता है इस हवाले से कोई बड़ी खबर नहीं बनने वाली। अच्छा, यानी कोई तौहीन अदालत, कोई ना कुछ नहीं। अच्छा, लेकिन यहां पे सवाल अब फिर एक और पैदा होता है, वो ये है कि फिर वो पीपीपी क्या है जिसके सरबराह हमारे सदर साहब है? वो अब आप देखिए कि ये आपको ये चीजें जो है ना, ये रूहानी दुनिया की चीजें, वो आपको समझ में नहीं आ सकती। अच्छा, इसलिए उनको समझने की जरूरत ही नहीं है। ठीक है। ये एक है कालब, एक होती है रूह। ठीक है। वो उसकी रूह वो पीपल्स पार्टी है और जिस्म ये है। ठीक है। तो अब ये जब चाहेगी वो इस जिस्म को छोड़ देगी और दूसरे में मुंतकिल हो जाएगी, या उसकी जरूरत ही नहीं होगी। जब आप नया अहदेदार चुनेंगे तो और तरीके से चुन लेंगे। बहरहाल ये जो मार्शल्ला के या कानूनी जो होते हैं ना, फकीहाना हरबे इस तरह इस्तेमाल होते हैं कानून से बचने के लिए। ठीक है। और बड़े इसके हमारी फिका तो भरी पड़ी है, हीला कैसे इख्तियार किया जाएगा, बहाना कैसे होगा। तो ये तो जैसे होता है ना, हलाला होता है ना आपके यहाँ, वो भी तो एक फिकी हरबा है ना। बस तो एक निकाह कर लिया आरजी साहब, फिर उसके बाद दूसरा निकाह कर लिया। तो बहरहाल जो कुछ भी है, अब आसिफ अली जरदारी साहब ने मेरा ख्याल एक दीवार चीन खड़ी कर ली है अपने सामने। इसे अब वो कहें जिसे कहते हैं पास्ट एंड क्लोज ट्रांजैक्शन। हाँ, ऐसे समझ लें आप। चलिए, फिर हम मेरा ख्याल अगली खबर की तरफ बढ़ जाते हैं। अब अफसोस के साथ आप अगली खबर पे आते हैं, क्योंकि ये तो मामला हाथ से निकल गया। जरदारी साहब जो थे वो 5 साल उन्होंने गुजार लिए। ठीक है। ऑलमोस्ट 4 साल तो गुजार लिए ना, और वो हाथ नहीं आए ना। सुप्रीम कोर्ट ने कुछ किया उनका, या करने का इरादा किया। हवा में जब खबरें गर्दिश करती रही, अफवाहें दौड़ती रही, हमारे तोते मैना उड़ाते रहे, हमारे कई कॉलम निगार तरह तरह की खबरें लाते रहे, लेकिन जरदारी साहब आगे वैसे के वैसे बैठे रहे। और अब ये जो अदालत, तौहीन अदालत का तलवार लटकाई जा रही थी, ये भी बेअसर है। कोई अदालत का ना मूड नजर आता है और ना सदर साहब का मेरा ख्याल मूड नजर आता है। वो अपनी जगह खुश, वो अपनी जगह खुश। चलिए, फिर हम ले लेते हैं ब्रेक और उसके बाद हम जाएंगे अगली खबर पर। जी। नजर में एक बार फिर खुशामदीद गुफ्तगू हो रही थी, पहले सदर के 2 ओहदों के हवाले से, और अब शामी साहब इलेक्शन कमीशन पर भी दबाव बढ़ता चला जा रहा है। पीटीआई भी कह रही है, पीएटी भी कह रही है, और आज तो परवेज लाई साहब ने भी कह दिया, डिप्टी वजीर आजम ने भी क्या कहा कि जी 3 अरकान हैं जो अपनी मर्जी से चला रहे हैं इलेक्शन कमीशन को, मनमानियां कर रहे हैं। तो ये इलेक्शन कमीशन के ऊपर जो इतना बड़ा हुआ दबाव है शामी साहब, इन्होंने इलेक्शन नहीं करवाने। पहली बात तो यह है कि ये इलेक्शन कमीशन जो है, ये पार्लियामेंट्री कमेटी ने बनाया है। ठीक है। हुकूमत के और अपोजिशन के दरमियान इत्तेफाक राय से बना, और जिस पार्लियामेंट्री कमेटी ने बनाया है उसमें सारी जमातें मौजूद थी, अपोजिशन की भी हुकूमत की भी। ठीक है। 12 रुकनी पार्लियामानी कमेटी है जो 2/3 अक्सरियत से फैसला करती है। उसमें 5 अरकान हैं मुस्लिम लीग नून के और 7 हैं दूसरी पार्टियों के। ठीक है। और 8 आदमी जहां मुत्तफिक हो जाएंगे वो फैसला हो जाएगा 2/3 अक्सरियत से। ठीक है। ये उन्होंने अब कवायद जवाबत इस तरह बनाए हैं। इसके चेयरमैन है खुर्शीद शाह साहब,
तो जिस तरह इलेक्शन कमिश्नर का तकर्रुर हुआ है उसी तरह से ये चारों अरकान जो है उनका तकर्रुर हुआ है। यानी आपके ख्याल में जो पंजाब से और सिंध से जो लोग आए हैं, हाँ, वो इसी तरह की कमेटियों से गुजर के आए हैं? कमेटियां नहीं, कमेटी एक अच्छा। ही कमेटी है। अब यहां ये कंफ्यूजन है, मैं अभी ये बयान देख रहा हूं, ये पीटीआई का, इसकी पीटीआई की स्ट्रेटेजिक कमेटी है, और यानी पॉलिटिकल स्ट्रेटेजिक कमेटी, ठीक है, जो हिकमत अमली तैयार करती है सियासी, आला तरीन इदारा, आला तरीन अदारा है। और उसके जनाब सदर हैं जनाब खुद हजरत इमरान खान, ठीक है, और ज़ाहिर जावेद हाशमी साहब, मखदूम शाह महमूद साहब, अहमद खान साहब, ये सारे लोग उसमें शरीक होंगे। बिल्कुल होंगे। इसने कल जो एक रेजोल्यूशन किया है उसकी खबर जारी हुई है पीटीआई की तरफ से, ठीक है, वो खबर मैं लेके आया हूं, खबर मौलाना फरमा लीजिए। The 4 members of the ECP appointed by the provincial governments should be appointed afresh। अच्छा, ठीक है, ये कह रहे हैं कि सूबाई हुकूमतों ने जो 4 अरकान इलेक्शन कमीशन के मुकर्रर किए हैं उन्हें असर नौ मुकर्रर किया जाए, ये तकर्री खत्म की जाए। ठीक। तो इसमें नुक्ता अब इसमें जनाब हामिद खान साहब जैसा वकील, वो भी इसका रुकन होना चाहिए कमेटी का। ठीक है, खुदा मालूम उन्होंने अटेंड किया है या नहीं किया है, वो आजकल इलेक्शन कमीशन भी बने हुए, कमिश्नर बने हुए हैं उनके। अब आप मुझे बताइए कि सूबों ने कोई रुकन मुकर्रर ही नहीं किया, तो फिर ये पंजाब सिंध बलूचिस्तान के पी भाई के लोग, पंजाब सिंध बलूचिस्तान सरहद से एक एक रुकन लेना है इलेक्शन कमीशन के लिए। ठीक है, वो 4 और चीफ इलेक्शन कमिश्नर मिलकर इलेक्शन कमीशन बनाते हैं। दुरुस्त। जिस कमेटी ने जिस दस्तूर के ताबे फखरुद्दीन जी इब्राहिम को मुकर्रर किया है, उन्होंने इन्हीं को मुकर्रर किया है। इनकी हैसियत उतनी ही मुत्तफिक अलैह है जितनी फखरुद्दीन जी इब्राहिम साहब उतनी की? ही। जब देखिए फखरुद्दीन इब्राहिम का जब नाम पेश हुआ है तो 6 नाम, इसमें ऑपोजिशन की और हुकूमत की सुर मिल नहीं सकी। ठीक है, उस वक्त यूसुफ रजा गिलानी साहब के खिलाफ तौहीन अदालत के मुकदमे का फैसला हो गया था। तो चौधरी निसार अली साहब ने कहा कि मैं तौहीन अदालत के सदा याफ्ता मुजरम वजीर आजम से सलाह मशवरे में शरीक नहीं हो सकता। बिल्कुल ठीक है। हाँ, तो वजीर आजम और कायदे हिज़्ब इख्तलाफ के दरमियान 3 नामों पर इत्तफाक नहीं हुआ। वजीर आजम ने अपने 3 नाम भेज दिए और कायदे हिज़्ब इख्तलाफ ने अपने 3 नाम भेज दिए। ठीक है, पार्लिमानी कमेटी का इजलास हुआ, उसने उन पे 6 नामों पे गौर किया और फखरुद्दीन जी इब्राहिम को इत्तफाक राय से चुन लिया। ठीक है और ये जो हमारे अरकान हैं, जी, ये जून 2011 में मुकर्रर हुए हैं। ठीक है, और कोई एक रुकन कमेटी का नहीं ऐसा जिसने इनके खिलाफ राय दी हो। देखिए इस वक्त ये जो अरकान है हमारे फजलुर रहमान बलोचिस्तान से हैं, जी बिल्कुल, जस्टिस फजलुर रहमान, क्योंकि हाई कोर्ट के या सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज ही मेंबर बन सकते हैं ना। शहजाद अकबर खान जो हैं ये खैबर पीके से हैं, ठीक है, और जस्टिस मोहम्मद रोशन ईसानी साहब ये सिंध से हैं, और जस्टिस रियाज कियानी साहब ये पंजाब से हैं। अच्छा, अब इनको भी उसी कमेटी ने मुकर्रर किया है। अब कभी तो जनाब हमारे शेखुल इस्लाम फरमा रहे हैं कि मैं जनाब जाऊंगा सुप्रीम कोर्ट में। और भाई सुप्रीम कोर्ट ये नूर बशर के झगड़े तय करने के लिए नहीं रखी हुई। सुप्रीम कोर्ट एक दस्तूर की रूह के मुताबिक अमल करने की पाबंद होती है। ठीक है, आपको याद होगा कि इलेक्शन कमीशन मुकम्मल नहीं हुआ था और कई ज़िमनी इंतखाबात हो गए थे। बिल्कुल, तो लोगों ने शोर मचाया कि जनाब ये ज़िमनी इंतखाबात जो मुनक़िद हुए हैं इनको इलेक्शन कमीशन ने मुनक़िद नहीं कराया क्योंकि इलेक्शन कमीशन मुकम्मल नहीं था, इसलिए इनको कलअदम करार दिया जाए। ठीक है, मगर सुप्रीम कोर्ट ने उस पर हुकूमत को मोहलत दी, एक वक्त दिया और कहा कि आप 20वीं तरमीम करें, जी, तरमीम करें और इनको प्रोटेक्शन दे दें जो मेंबर्स हैं। तो तरमीम की गई, इनको प्रोटेक्शन दे दी गई और कमीशन भी बना दिया गया और उनकी रुकनियत बहाल रही। ठीक है।
अब जून 2011 में जो अरकान मुकर्रर हुए थे उसके बारे में अब कॉन्स्टिट्यूशन की दफा 213 लाई जा रही है कि ये 3 नाम पेश नहीं हुए, ये कमेटी ने जनाब इसकी हेयरिंग नहीं की। और भाई जब इत्तेफाक कर लिया उस तो फिर उसके आगे क्या चल रहा है? आप कमेटी चलो दोबारा कह दे कमेटी को, वो फिर गौर कर लेगी, फिर इन्हीं को मुकर्रर कर देगी। तो असल में हमें आगे देखना चाहिए। और ये जो इलेक्शन कमीशन बना हुआ है, मैंने मुस्लिम लीग काफ वालों से भी राब्ता किया, मैंने कुछ दूसरे सियासी जमातों से भी राब्ता किया, पीटीआई से भी, शफकत महमूद साहब से भी मेरी बात हुई। मैंने कहा कुछ स्पेसिफिक चार्जेस मुझे बताइए। उन्होंने कहा जी कि जो हम ये जिमनी इंतखाबात हुए हैं उनमें हमारी शिकायत का नोटिस नहीं लिया गया, जिसमें पीएमएलएन के ज्यादा लोग आए हैं। हाँ जी जी। अब पीएमएल को भी मैंने कहा और उनको भी कहा, पीटीआई को भी, कि मुझे स्पेसिफिक एतराजात दे दीजिए जो अभी तक मुझे नहीं मिले, जो शिकायत थी। लेकिन बहरहाल ये जो इलेक्शन कमीशन है ये मोतबर अदारा है। अब इस तरह तो नहीं हो सकता कि आज सुबह कायम कर लें और शाम को खत्म कर दें। तो शामी साहब ये तो हमारी रीसेंट मेमोरी का हिस्सा है। तो आपका हिस्सा है तो हमें मालूम होना चाहिए ना। हाँ। ये सारी वाकयात जो है, तो फिर हम परवेज इलाही साहब जो है वो परवेज इलाही साहब को जो शिकायत है बाई इलेक्शन के हवाले से, वो हो सकती है, वो उसकी उन्होंने बताया, तफसील बताएं कि क्या पिटीशन दायर की गई, क्या नोटिस में लाया गया। मुझे मालूम हुआ है कि बाज पोलिंग स्टेशंस में जो गुजरात के थे 100% वोट पोल हो गए। अच्छा, यानी ये मैंने सुना है। अब उसकी क्या तफसील है, कितने वोट उससे अफेक्ट हुए हैं, और अगर ये चीजें बेजाब्तगी हुई है तो उसका आगे नोटिस लेना चाहिए, मामला दुरुस्त करने चाहिए। ठीक है। तो ये बात है कि इलेक्शन कमीशन जो है वो असर नौ अब कैसे बनाएंगे, इसको खत्म कैसे करेंगे, और सुप्रीम कोर्ट आंखें बंद करके वो को मिनहाजुल कुरान की क्लास में दाखला कैसे ले लेगी। ठीक है भाई हमने आगे इलेक्शन सर पे आ गए हैं और 1 साल हो गया है तकरीबन इसको। अच्छा, फिर शामी साहब अब फिर इस तमाम दलाइल देने, इस वक्त देने का क्या तुक क्या है, फायदा क्या है? देखिए बात सुनो, ये क्या बात ये है कि ये फायदा हो सकता है कि आप दबाव बढ़ाएं और इलेक्शन कमीशन जरा चौकस हो जाए। और फिर एक बात और सुनिए, वो मुझे शफकत महमूद साहब कहने लगे जनाब ये देखिए भर्तियां हो रही हैं, ये बसों के ऊपर पैसे लग गए, फला प्रोजेक्ट पे लग गए, लैपटॉप दे दिए गए। और मैंने उनसे कहा भाई मेरे, जो इलेक्शन कमीशन का दायरा इख्तियार शुरू होता है जब शेड्यूल का ऐलान होता है। ठीक है। इलेक्शन कमीशन शेड्यूल के ऐलान से पहले हुकूमत का काम नहीं रोक सकता, ना उसके हाथ रोक सकता है, उसके लिए कोई दूसरा तरीका इख्तियार करें। भर्तियों वाला एक ज़हन में आ रहा सवाल, लेकिन ब्रेक भर्तियों में भी उन्होंने उसको को महदूद किया है। लोग उसमें भी कह रहे हैं कि ये हमारे ऊपर पाबंदी कैसे लगा दी। एक ब्रेक ले लेते हैं, उसके बाद गुफ्तगू का सिलसिला यहीं से हम जोड़ेंगे। आप देखते रहिए नुक्ता नजर। नुक्ता नज़र में एक बार फिर खुश आमदीद। गुफ्तगू हो रही थी इलेक्शन कमीशन के हवाले से और उस पर होने वाले एतराज़ात भी, हम उस पर बात हो रही थी शामी साहब। लेकिन एक एतराज़ तो है ना कि मेट्रो बस हम शुरू करते हैं पंजाब में, उसके ऊपर भर्तियों पे कोई पाबंदी नहीं है, वफाक पे पाबंदी लगा दी जाती है भर्तियों पे। हजूर वाला सूबे में भी पाबंदी लगाई है, वफाक में भी लगाई है, उस पर एहतजाज हो रहा है। पब्लिक सर्विस कमीशन के जरिए आप भर्ती कर सकते हैं, दूसरी भर्तियां नहीं कर सकते। अब लोगों ने कहा है भाई ये तो गैर कानूनी बात है क्योंकि अभी तो इलेक्शन का शेड्यूल का ऐलान नहीं हुआ। तो अब मेट्रो बस एक नया मंसूबा है, अब उसके लिए लोग भर्ती करने हैं, वगरना मंसूबा वही रहेगा। तो इलेक्शन कमीशन की वायलेशन अगर होगी तो वो उसका नोटिस ले लेगा। असल बात यह है कि इलेक्शन कमीशन का दायरा शुरू होगा इख्तियार का उस वक्त जबकि इलेक्शन का शेड्यूल आ जाएगा। उस वक्त उसे वो सारे इकदाम करने हैं जो इलेक्शन को इन्फ्लुएंस कर सकते हो और हुकूमत वो कर रही हो। अच्छा। जहां तक ताल्लुक है अब हुकूमत की पॉलिसी का, तो कोई पॉलिसी बनाए। अब बुश साहब देख लिए अमेरिका में बेड़ा कर गए जनाब अपनी इराक पॉलिसी से और अफगान पॉलिसी से, लेकिन कर गए। अब देखिए ये जो हुकूमतें होती हैं जो पॉलिसियां बनाती हैं, या तो उनको आप अदालत में चैलेंज करें जाके वक्त पर, अगर आप चैलेंज नहीं करते तो फिर वो हुकूमतें तो अपनी पॉलिसी पर अमल करेंगी, नतीजा जो भी हो। क्रेडिट डिस्क्रेडिट दोनों उनका, देखिए वो तो उनका है। बात यह है कि एक बात समझिए कि अब इलेक्शन कमीशन बन चुका है,
अब चीफ इलेक्शन कमिश्नर उतना पावरफुल नहीं रहा जैसे पहले था। अब कुल वक्ती अरकान हैं और 4 और चीफ इलेक्शन कमिश्नर उनका सरबराह है, लेकिन वोट उसका एक है। ठीक है, ठीक है ना। अब वो बेंच भी नहीं बना सकता। चीफ जस्टिस जो है उसका वोट भी एक होता है, लेकिन वो बेंच बनाता है। 2 आदमियों को इधर लगा दिया, उसके सामने ये दरखास्त रख दी, 3 के सामने वो दरखास्त रख दी, 4 के सामने वो रख दी, तो वहां वो अपना बैलेंस करता रहता है। ठीक है। अब ये चीफ इलेक्शन कमिश्नर जो है वो बेंच भी नहीं बना सकते। जो मुकदमा आए वो 5 आदमी चुनेंगे, अगर बेंच बना भी देंगे उससे क्या फर्क पड़ेगा, फर्ज करें। तो अब चीफ इलेक्शन कमिश्नर साहब से जब लोग जाते हैं मिलने के लिए, और मेरे हुदहुद ने ये मुझे बताया है आके कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर खुद उनके सामने कहते हैं, भाई ये मैं तो 3 आदमी जहां मिल जाएंगे वो काम कर लेंगे। हुदूद बड़ी विजिट कर रहा है आजकल। और वो जो वहीदा शाह का केस था ना जी, जो थप्पड़ मारा था इंतखाबी हमले को, फिर उसको डिस्क्वालीफाई किया गया, तो इलेक्शन कमीशन ने वो जो फैसला किया था वो भी मेजॉरिटी फैसला था। उस वक्त के जो इलेक्शन कमिश्नर थे, चीफ इलेक्शन कमिश्नर, उसके हक में नहीं थे, लेकिन वोट आउट हो गए। अब ये हो सकता है कि अगर आप इतना तंग करेंगे और फखरुद्दीन इब्राहिम समझें कि मेरी बात तो नहीं चल रही अभी और मेरे जो 3 आदमी जो चाहते हैं कर लेते हैं, तो वो इस्तीफा जो है अपनी जेब में, क्योंकि इस्तीफा आमतौर पर जेब में लिखा हुआ रहता है, वो अपना पेश करे और कहो भाई खुदा हाफिज मैं जा रहा हूं, आप ये काम करें इस मौके पे ना। तो एडमिनिस्ट्रेटिवली ये बात अच्छी भी हुई है कि इलेक्शन कमीशन बना दिया गया है और चीफ इलेक्शन कमिश्नर की पावर्स जो है वो कम हो गई हैं। तवक्को सबकी उनसे है। जब कानून बन रहा होता है उस तरफ लोग तवज्जो नहीं करते हमारे सियासतदान। और अब इलेक्शन कमीशन जो है उसने जनाब निगरान वजीर आजम भी मुकर्रर करना है अगर झगड़ा रहा गवर्नमेंट के अंदर अपोजिशन के अंदर। अब ये भी पिस्सू पड़ गए लोगों को कि भाई ये तो इलेक्शन कमीशन जो है ये मुकर्रर कर देगा 3 आदमी इस मिलके, तो वजीर आजम मुकर्रर करेंगे। अब वो बेचारे जो है अरकान, उनको सूंघा जा रहा है उनको इधर उधर चिड़ियां उड़ाई जा रही हैं, तोते उड़ाई, भाई इनका पता करो ये कहां से आए हैं और ये कहीं हमारे हाथ से गेम ना निकाल दे। मुख्तलिफ सियासी जमातें समझ रही हैं। अच्छा, लेकिन अब मुझे बताइए कि ये इस तरह नहीं होता सियासत में। हमें बच्चगाना तरीके से मामलात को नहीं करना चाहिए। जब चीज होने वाली हो उस वक्त उसका मामला देखना चाहिए। तो आपके ख्याल में रूल ऑफ द गेम्स इस मौके पे इलेक्शन कमीशन को चेंज कैसे करना, बदलेंगे आप? बड़ा हंगामा होगा और हम दोबारा बना पाएंगे? फिर नहीं, दोबारा कौन बनाएगा? अगर असेंबली डिसॉल्व हो गई तो फिर 4 अरकान रह जाएंगे सेनेट के। ठीक है, 8 अरकान कमेटी के चले जाएंगे घर। फिर वो 4 अरकान चुनेंगे तो एक कंफ्यूजन पैदा होगा। ठीक। और ये आप मुझे बताइए, जून से बना हुआ है कमीशन, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, 8 महीने गुजर गए हैं। अचानक ये जनाब हंगामा खड़ा हो गया। शामी साहब, अपने शेखुल इस्लाम जो हैं असल तो वो कर रहे हैं बहुत सारा हंगामा तो इस हवाले से, और शेखुल इस्लाम के दरमियान और पीटीआई के दरमियान भी मोहब्बतें बढ़ रही हैं। और नहीं, वो तो अब देखिए उनका वफद मिला है उनको जाके, और वो जो हाथ है जावेद हाशमी साहब ने अपना हाथ उनके हाथ पे रखा हुआ था। हाँ। देखिए हाथ एक तो देते हैं हाथ में हाथ, वो तो दोस्ती का हाथ होता है ना, जैसे हाथ मिलाते हैं, हाथ मिलाते हैं। एक होता है हाथ के ऊपर हाथ, वो बैत का हाथ होता है। अच्छा, यानी जैसे वो रख रहे थे हाथ, हाँ, ये गोया बैत बैत कर रहे हो जैसे। अच्छा, अब पता नहीं, क्योंकि ऐसे तो जावेद हाशमी साहब खुद भी मखदूम है। हाँ। शाह जो मखदूम अब्दुल रशीद हक्कानी है उनकी औलाद में से हैं। अच्छा, अगरचे सज्जादा नशीन उनके बड़े भाई हैं। और ये जो है मखदूम शाह महमूद, ये तो बहाउल ज़िक्रिया मुल्तानी के सज्जादा नशीन है। ये तो जावेद हाशमी साहब से 2 कदम आगे बढ़कर पीर है। तो अब 2 पीर इकट्ठे हो गए। हाँ। और तीसरा जो है उसको मुरीद बनाने के चक्कर में, लेकिन वो खुद इनसे बड़ा पीर है। वो जो जनाब, आपको पता है गौसुल आजम के जो औलाद में से आए थे अलाउद्दीन गिलानी, उनका मकबरा बना रखा है उन्होंने। हाँ। और वहां खुद भी उन्होंने अपने लिए भी मकबरे का इंतजाम कर रखा है। तो अब आप मुझे बताइए कहाँ गौसुल आजम के साथ उनका के मुरीद के साथ मुकाबला हो रहा है। तो अब ये जावेद हाशमी साहब जो हैं, पता नहीं उन्होंने उनके हाथ के नीचे हाथ रखने की कोशिश की थी, वो ऊपर रखा गया। हाँ। बहरहाल अब वो वहदतुल मुस्लिमीन वालों से भी मिले हैं, हमारे जो फिका जाफरिया के भाई हैं। ठीक है। अब ताहिरुल कादरी साहब जो है ना, वो तहरीके इंसाफ से क्या लेते हैं और तहरीके इंसाफ उनसे क्या लेती है, ये बड़ा सख्त मुकाबला होगा।
ये इसमें लेने वालों का मुकाबला है, देने वालों का नहीं है। दोनों पार्टियां लेने वाली हैं। हाँ, दोनों पार्टियों की नजर है एक दूसरे की जेब पर। तो दूसरी तरफ हमारी जो दो बड़ी पार्टियां तीर और साइकिल, वो भी आमने सामने नहीं, मुस्लिम लीग खाफ जी और पीपल्स पार्टी। पीपल्स पार्टी। हाँ, वो कहते हैं असल में पीपल्स पार्टी के अंदर भी ऐसे लोग मौजूद है ना जिनको चौधरी एक आंख नहीं भाते। अच्छा। हाँ, और वो भी तरह तरह के नुक्ते उठाते रहते मसलन मसलन अब क्या कहूं जनाब, आप फिर कहेंगे नजर लग जाएगी। अब उनके गुजरात में रहने वाले भी हैं वैसे, ठीक है। ओकाड़े के रहने वाले भी हैं, अच्छा, है ना, ओकाड़वी भी ऐसे हैं और गुजराती भी ऐसे हैं जिनसे चौधरी जो हैं चौधरियों से परेशान है और चौधरी उनके साथ को कंफर्टेबल नहीं होते। ठीक। अब वो कह रहे हैं कि जनाब हमें तो मिलकर इलेक्शन लड़ना चाहिए, एक ही निशान पर, तीर पे। तीर पर। अब तीर पे अगर मुस्लिम लीगी वोट जो है वो तीर पे आ जाए तो चौधरियों को शुभा है कि तीर तो पहले हल्ले में खा लेंगे हम। अच्छा, अब वो कहते हैं जनाब तीर वाले जो हैं साइकिल को वोट नहीं देंगे, वो कहते हैं साइकिल वाले जो हैं वो तीर को वोट नहीं देंगे। तो अब सुना ये है, ये हुदहुद ने फिर बताया है, ठीक है। हुदहुद की मसरूफियात बड़ी बढ़ गई अच्छा। है। उसने कहा है कि चौधरी सरबान ने कहा है कि अब अलायंस नया सुन्नी इत्तेहाद वगैरह अगर इनको बला मुलूक है कोई नया अलायंस बनाना है तो उसका फिर नया सिंबल बना लो। अच्छा, तीर भी गायब और साइकिल भी भी गायब। अब वो कहते हैं जनाब सिंध में तो हमारे लिए मुश्किल हो जाएगी, तो उन्होंने कहा पंजाब में हमारे लिए मुश्किल हो जाएगी। हो सकता है कि फिर इस मामला इस पर हो जाए कि चलो तुम साइकिल पे रहो और हम अपना तीर चलाते हैं। अच्छा, वैसे ये तीर जो है आपको याद है ना, ये तीर तलवार की जगह है। जी बिल्कुल। जुल्फकार अली भुट्टो साहब का जो निशान था ना वो तलवार थी। तो अब क्या करेंगे? अब नया निशान कहां से आएगा? नहीं, अब तीर नहीं छोड़ सकती पीपल्स पार्टी और ये साइकिल नहीं छोड़ और ये सकते। साइकिल नहीं छोड़ सकते। अब साइकिल पे बैठ जाए और तीर चलाएं। फिर हम ब्रेक ले लेते हैं। ब्रेक के बाद हम आपके सवालात भी लेंगे और फिर हमारा एक अहम मौजू है कि फसी बुखारी साहब को क्या बुखार है, उस पर भी बात करेंगे, लेकिन एक वक्फे के बाद। नुक्ता नज़र में एक बार फिर खुशामदीद। शामी साहब, फसी बुखारी साहब इस वक्त एक अदालत में केस का सामना कर रहे हैं, तौहीन अदालत का। हमारा हुदहुद को विजिट कर रहे हैं। असल में फसी बुखारी साहब जो है ना, देखिए आदमी तो वो भी बड़ा कैंडे के हैं, ठीक है ना, का अच्छा कैरियर है उनका। अब वो फंस गए जनाब सुप्रीम कोर्ट की तौहीन अदालत। तो हुदहुद जो है ना, असल में हुदहुद की जिम्मेदारी बहुत बढ़ गई है। मुझे खदशा हो रहा है कहीं वो रिटायरमेंट न ले ले। दो कर लेंगे। लेकिन उन्हें सुलेमानी परिंदा है ना, इसलिए उसकी आंखें हर जगह होती। ठीक है। तो उसने बताया कि जो मुलाकातियों से ना वो बड़े जुज़बुज़ होते हैं, बड़े जनाब अजहार करते हैं गम गुस्से का। अच्छा। और कहते हैं कि जनाब उनका दिल ये चाह रहा है कि किसी जज के खिलाफ भी कोई रेफरेंस तैयार करे। अच्छा, किसी यहाँ पे किसी को क्या पढ़ा जाए? जो भी पढ़ ले। अच्छा। अब होता प्रॉब्लम ये है कि जो नैब है ना उसके दायरा इख्तियार में अदलिया आती नहीं है। अच्छा। सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट के किसी जज के बारे में कोई तहकीकात नैब नहीं कर सकती। अच्छा अच्छा जी। वे आर्टिकल 209 के तहत कार्रवाई होगी और कार्रवाई भी ऐसी होगी सदर मुमलकत की इजाजत से और वजीर आजम के मशवरे से, और विच गोज थ्रू जुडिशल काउंसिल। हाँ जी, और जुडिशल काउंसिल जो है जी, उसमें भी फिर आगे जज ही बैठे हुए, दो सीनियर मोस्ट जज जो जनाब सुप्रीम कोर्ट के और दो सीनियर मोस्ट चीफ जस्टिस साहबान। लेकिन उनका दिल तो कर रहा है, अब हो सकता है कि कुछ ना कुछ वो करके और सदर मुमलकत को अरसाल कर दें। और सदर मुमलकत क्या करेंगे अगर उन्हें कोई अरसाल कर दे तो? और सदर मुमलकत जो है अभी वो वजारत कानून जो है उसने भी उनको अभी राय नहीं भिजवाई। अच्छा। तो वहां इस मामले में भी चहमगोइयां हो रही हैं, सलाह मशवरे जारी हैं। क्या कहा है ना, तेरी बर्बादियों के मशवरे हैं आसमानों में। तो मैंडेटरी नहीं है सदर के लिए कि भेजे? नहीं मैंडेटरी। अच्छा, ये नहीं, सदर रीथिंक कर सकता है, रिविजिट कर सकता है। हाँ, हर चीज हो सकती है। और यहाँ इसलिए अभी कहना मुश्किल है कि कौन क्या करेगा। ठीक है। लेकिन किसी ऐसे रेफरेंस के साथ लोग बहुत कम खड़े होंगे जिसे बेएहतियाती से मुरत्तब किया गया हो या बेहिकमती से मुरत्तब किया गया या किसी को टारगेट किया गया हो, या किसी को टारगेट किया गया हो। आप देखिए जो हमारी आसमा जहांगीर साहबा है ना, उन्होंने भी कामरान शाहिद से गुफ्तगू करते हुए
ये इशारा दिया है कि वो रेफरेंस बाजी में शरीक नहीं होगी। ठीक, गोया वो उनका मौकफ जो है उससे किसी को गलतफहमी न रहे। तो ये जो रेफरेंस जो है ना जी ये कोई आसान काम नहीं है जी। ये फसी बुखारी साहब का जैसे वो तफ्तीश मिली है ना, वो जो रेफरेंस था वो जो वजीर आजम के बारे में रेफरेंस था वही नहीं उनसे तय हो रहा, तो दूसरा रेफरेंस कहाँ उनके लिए मसला बन जाएगा। तो उनको मशवरा ये होगा कि जरा रेफरेंस से परहेज करें और आराम करें और क्या खाएं, पैनाडोल खाएं तो उनकी सेहत के लिए बेहतर होगा। वकील करें अपना जो तैयार नहीं, करें। वकील तो खैर होगा ही होगा। अच्छा श्याम साहब, बहुत सारे सवालात हैं, हम कल भी नहीं ले सके और इस वक्त बेल्जियम से शाहिद खान साहब हमारे साथ लाए नहीं, थे। बट कयूम निजामी साहब कहते हैं अच्छा, कि जनाब ये अगर कौमी असम्बली नहीं होगी तो सेनेट के 12 अरकान जो है चुनेंगे, कमेटी में 12 अरकान सेनेट के हो जाएंगे इलेक्शन कमीशन को चुनने के हाँ, लिए। मगर मैं उनकी खिदमत में अर्ज कर रहा हूं आर्टिकल 213 दोबारा पढ़ लें। उसमें अगर कौमी असम्बली के 8 अरकान नहीं होंगे तो 4 अरकान सेनेट के ही कमेटी बन जाएंगे। उसको जरा एहतियात से पढ़ लें। शाहिद खान साहब है बेल्जियम से। जी अस्सलाम वालेकुम शाहिद खान साहब। जनाब वालेकुम अस्सलाम। लगी हुक्म जनाब। शाहिद खान साहब, आपका टीवी चल रहा है, शाहिद खान ना साहब। आपकी आवाज आएगी ना हमारी आवाज जाएगी। जी नहीं, एक मुझे ये जो अजहर मसूद साहब हैं उन्होंने कहा है जी ये लाहौर की तरक्की ही पंजाब की तरक्की है क्या? जो कुछ कहते हैं लाहौर में करके कहते हैं मुल्क बड़ा तरक्की कर रहा है, पंजाब बड़ा तरक्की कर रहा है। भाई साहब बात यह है, अब नाराज ना हो, पंजाब जो है ना पूरा लाहौर में सिमटा हुआ है जी। वो हमारे साउथ पंजाब के 2 MPA हजरात थे, वो बड़ा जनाब तनकीद कर रहे थे। तो मैंने उनसे पूछा अच्छा जनाब आपके मकानात कहाँ हैं? तो कहने लगे लाहौर में। यानी कोई MNA और MPA काबिल जिक्र ऐसा नहीं है जिसने अपना मकान लाहौर में ना बनाया हो, यहां ना रहता हो, या यह है कि बनाने की कोशिश में ना हो या ख्वाहिश में ना हो। तो लाहौर जो है वो उसकी हैसियत पंजाब में वही है जो इंग्लैंड में लंदन की है, और लंदन में जाके देखें तो लंदन ही इंग्लैंड मालूम होता है। श्याम साहब, ये सैयद फरमान अली बाकर साहब है, ये इन्होंने उकाड़ा से खत लिखा है और खत लिखने पे मजबूर इसलिए है कि बिजली नहीं आती, प्रोग्राम नहीं देख पाते, इसका शिकवा भी उन्होंने किया। लेकिन उन्होंने 2 तजावीज़ दी हैं कि इलेक्शन मुतनासिब नुमाइंदगी के जरिए करवाए जाए और सूबे और ज़िले ना बनाए जाएं क्योंकि इससे एडमिनिस्ट्रेटिव बोझ बढ़ता है। हाँ देखिए, असल में बात यह है कि ये जो फैसले हैं ना इतनी आसानी से और जल्दबाजी से नहीं होते, इस पे गौर खौस करना पड़ता है। हमारा एक तरीका है इलेक्शन का जो बरसों से चला आ रहा है, जब से सब कॉन्टिनेंट में अंग्रेज आया उसने वो तरीका राइज किया। अब दूसरा तरीका राइज करना है तो उस पर बहुत सोच विचार करना होगा, अंधेरे में बैठकर खत लिखने से नहीं होगा। जी शामी साहब, ये मुआज बलोच साहब हैं, इन्होंने SMS के जरिए सवाल किया कि शामी साहब रईसानी ने इस्तीफा दे दिया, असलम रईसानी साहब का गालिबन जिक्र कर रहे हैं, असलम रईसानी साहब ने इस्तीफा दे दिया है, अब बताएं कि मुस्तकबिल क्या होगा इस हुकूमत का और गवर्नर राज का बलोचिस्तान में। नहीं, अब तो लग रहा है कि गवर्नर राज खत्म हो जाएगा। हाँ। उसको यानी 2 महीने के लिए लगा है, उसमें तोसी नहीं होगी क्योंकि जो जॉइंट सेशन है वो तोसी कर सकता है उसमें असेंबली का, पार्लियामेंट का, उसका इजलास नहीं बुलाया गया। और रईसानी साहब के इस्तीफे के बाद और शिरानी साहब की भागदौड़ के बाद ये लग रहा है कि नया वजीर आला चुन लेगी पार्लियामेंट असेंबली जो है। अच्छा, कौमी सूबाई असेंबली, सूबाई असेंबली, और गवर्नर राज को खत्म कर दिया जाएगा। तो आप इसकी तैयारी करें। आप देखते हैं कि वजारत आला जो है वो चौधरी शुजात हुसैन के नॉमिनी के पास आती है या पीपल्स पार्टी के नॉमिनी के पास। उसमें यह फायदा भी होगा, अब ये कोशिश कर रहे हैं कि कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ भी चुन लें एक अपना, अच्छा, और कायदे ऐवान भी चुन लें, क्योंकि वहां तो कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ भी कोई नहीं है। हाँ। इस तरह मिल बांट कर निगरान वजीर आला भी मुकर्रर कर लेंगे। दोनों टीमें अपनी खेल रही होंगी। अगर रईसानी जो है वो कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ बनना चाहे उनको वहां बना दें, अगर कोई और साहब जो है कायदे ऐवान बनाने के हो तो उनको बना दिया जाए। चलिए, तो इसलिए आप दोनों मसाइल हल करना चाहते हैं। शाम साहब, हमारे आज के प्रोग्राम का वक्त खत्म हो गया है। कल फिर हम इसी वक्त से इसी जगह से आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। हमें कल तक के लिए दीजिए इजाजत। खुदा हाफिज़।